डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के बहुचयनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा था। यहाँ हमें अति लघुतरात्मक प्रश्नों में जिनका उत्तर हमें 2 या 3 पंक्ति में लिखना होता है उनको समझेंगे। और हमें ये पता है कि इस पाठ में से 2+2 यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इन अति लघुतरात्मक में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्रम संख्या 12, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, आपने चींटियां देखी होंगी, काले रंग की चींटियां भी होती हैं, लाल रंग की भी होती हैं। मधुमक्खी, ततैये, ये जो डंक लगाते हैं उनमें एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल के कारण ही हमें जलन या दर्द होता है। तो इस पाठ के पहले पेज पर ही हमें कुछ प्राकृतिक पदार्थ या स्रोत दिए गए हैं जिनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं पाठ के पहले पेज पर, यह रहा अम्ल के बारे में। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका जो कि अचार के अंदर डाला जाता है, खट्टा होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, आप जानते हैं इमली अपन खाते हैं वो खट्टी होती है टार्टरिक अम्ल के कारण। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, संतरा, नींबू, मौसमी जो खट्टे फल हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी होता है। आपने पहले पाठ में पढ़ा भी था, विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगला पॉइंट जो अपना क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। एक बात और, हमें एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इतना फार्मिक अम्ल जो है इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। हमें अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो जो प्रश्न में पूछा गया है उसी से हमें शुरुआत करनी चाहिए, उसका कुछ भाग हमें उत्तर में लिखना चाहिए। जैसा कि अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में था कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमें उत्तर लिखना है लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अंत में एक और दिया है जठर रस। जठर रस क्या होता है? अपना जो आमाशय है आहार नाल में, ये आमाशय देखो इस प्रकार से आगे, फिर ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जठर आमाशय ये है, इसे जठर भी कहते हैं। इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। ये तो बात हुई पहले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? देखिए, अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आर्रेनियस की परिकल्पना है, उसके आगे ये ब्रोस्ट एंड लोरी की परिकल्पना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अपना क्या था कि प्रोटॉन त्यागने वाले, तो यहाँ पर ये ब्रोस्ट एंड लोरी के अनुसार परिभाषा पूछना चाहता है। 2 वैज्ञानिक ब्रोस्टेंट और लोरी, इन्होंने बताया कि ब्रोस्टेंट लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, ठीक है, H+ आयन। जो यौगिक H+ आयन दे देते हैं किसी को, दूसरे को डोनेट कर देते हैं या त्याग कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं यानी कि H+ आयन को ग्रहण कर लेते हैं, ग्राही यानी कि ग्रहण करना, वो क्षार कहलाते हैं। ये ब्रोस्टेंट और लोरी के अनुसार परिभाषा है। अब ये जो परिभाषा पर लिखेंगे, इसके लिए हमें इसके समीकरण को लिखना होगा। साइंस में हमें उदाहरण और डायग्राम बहुत जरूरी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अकेला इस परिभाषा से हमें 2 अंक नहीं मिलेंगे। ये परिभाषा तो लिखनी ही लिखनी है अपन को, उसके अलावा हमें यहाँ पर ये एक इसकी जो रिएक्शन है एग्जाम्पल है ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये H2O प्रोटॉन दाता है, ठीक है, और ये NH3 अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है। तो ये इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना होगा, ये इस प्रकार से दर्शाएंगे, तभी हमें पूरे 2 में से 2 अंक मिल पाएंगे, 1 नंबर की परिभाषा के और 1 नंबर इस रिएक्शन के। तो इस प्रकार से हमें
अगला क्वेश्चन जो देखा हमने प्रोटॉन वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण से क्या समझते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है, विक्रिया है या परिभाषा इसकी, ये अगले पार्ट में भी आएगी, 6 के पार्ट में भी, रासायनिक अभिक्रियाओं में, और इस पार्ट के अंदर भी ये 2-3 जगह है। तो जो भी आपको जहां सरल लगे वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, बुक के अंदर अपनी पुस्तक में, एक तो इसका एग्जांपल, ये जो अम्ल क्षार के जो गुण हैं उन गुणों में आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें 5वां पॉइंट मिलेगा। देखिए ये रहा उदासीनीकरण के बारे में। सभी अम्ल क्षारों से क्रिया या अभिक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं या उदासीन हो जाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये तो परिभाषा आपको 1 अंक की है और 1 अंक आपको इस अभिक्रिया को लिखना होगा। ये नीचे वाली अभिक्रिया, ये अम्ल है, ये क्षार है, लवण और जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं या खो देते हैं। अम्ल के गुण नष्ट हो जाएंगे और क्षार के भी गुण नष्ट हो जाएंगे, लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार से परिभाषा इस पाठ में हमने जो बाकी के और जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, कई जगह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है। देखिए यौगिकों के जो उपयोग हैं उनमें एक अपन यौगिक पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है ये रहा विरंजक चूर्ण, जिसे अपन ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। वास्तव में विरंजक जो चूर्ण है इसके अंदर क्लोरीन गैस है, Cl2, ये रहा Cl2 क्लोरीन है। इस क्लोरीन के कारण जो है जल के अंदर जीवाणु है या रोगाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां इसका आंसर अपन को विरंजक चूर्ण लिखना है, यानी कि जल को रोगाणु रहित करने के लिए या जीवाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपस्थित क्लोरीन या Cl2 जल में से जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। देखिए आप इसका ये यहाँ पर तो इसके कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, गुण लिखे गए हैं, और ऊपर इसमें ये लिखा तीसरा पॉइंट, उपयोग में पेयजल को शुद्ध करने में, यानी कि पीने के पानी को शुद्ध करने में काम में लिया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसका नाम और इसका सूत्र दोनों चीजें लिखनी है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड। देखो धातु के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बन गया धात्विक ऑक्साइड। और एक चीज और, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जब अम्ल के साथ में क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, यानी कि उदासीनीकरण जैसी क्रिया होगी। इसका हमें एक समीकरण भी लिखना है। देखते हैं चलो अपन कहाँ है इसमें, ये पीछे जो अपने अम्ल क्षार की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वहां देखेंगे। ये जो डायग्राम है आपकी पुस्तक में, उसमें ये रहा अपना तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। ये रहा धातु ऑक्साइड, धातु कोई भी धातु ले ले अपन, यहां आपको ये समीकरण लिखना है। कॉपर है, कॉपर धातु के साथ में ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये तो कैसा क्षारीय है। और कोई भी अपने एक अम्ल ले लिया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और ये लवण और जल बना। इसका मतलब लवण और जल बनता है तो अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है। और उदासीनीकरण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षार प्रकृति के होते हैं, क्षारीय होते हैं। छोटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से हमें इसका समीकरण भी लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पीएच में पी और एच किसको सूचित करते हैं। देखिए पीएच स्केल के बारे में अपन ने पढ़ा था, पीएच की परिभाषा के बारे में अपन ने पहले वीडियो में समझा था। तो इसमें पी का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है, इन दोनों के अपन को इसके बारे में लिखना है। तो पाठ में हमने पीएच स्केल ये रहा, देखिएगा ये पीएच स्केल के बारे में दिया गया है। यहां अपन को यहां से लिखना है कि पीएच में जो पी है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे अपन पुसांस पोटेंज
या शक्ति कहते हैं, इसका सूचक होता है, यानी कि शक्ति का सूचक है, शक्ति यानी कि पावर का सूचक है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो पीएच का मतलब क्या होगा, पीएच मतलब सांद्रता, किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति में है, वही उसका पीएच कहलाता है। और अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो हमें यहां लिखनी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम लघुगुणक पीएच कहलाता है। इस प्रकार से हमें इसकी परिभाषा को लिखना होगा और ये इसका समीकरण लिखना होगा, तभी हम पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे उदर में, उदर यानी कि पेट में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता। अब हमारे पेट में अम्लता क्यों बनी भाई, अभी अपने पढ़ा था कि अपनी जो आहार नाल है, आमाशय है, उस आमाशय के अंदर आगे छोटी आंत, ये आमाशय में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भोजन ज्यादा अम्लीय हो जाएगा और अम्लता बनेगी। अम्लता को अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। एसिड होता है अम्ल और उससे नाम पड़ गया एसिडिटी से अम्लता। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता, जब हमारे पेट में ज्यादा अम्लता हो जाती है तो उससे राहत पाने के लिए, राहत का मतलब आराम पाने के लिए क्या उपचार लेंगे, हम कौन सी चीज खाएंगे, कौन सी चीज हमें पीनी चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमें पीएच वाले में ही मिलेगा। पीएच के जो दैनिक जीवन में उपयोग है ये रहा, देखिएगा पहले पॉइंट में है उदर में अम्लता, इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में जठर रस में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसकी अत्यधिक मात्रा बनती है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। और इसका आंसर क्या है, इसे राहत पाने के लिए एंटी एसिड, एंटी एसिड यानी कि एसिड का अपोजिट, यानी कि क्षारीय पदार्थ, एंट का मतलब होता है एंटी, एंटी मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। एसिड यानी कि अम्ल का उल्टा, अम्ल का उल्टा था क्षार, तो दुर्बल क्षार का प्रयोग करेंगे, इसका नाम है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और इसका व्यापारिक नाम, यानी कि मार्केट के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी नाम आपको लिखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से लिक्विड आता है, शीशी आती है पीने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। और यह उदर में अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, क्योंकि पेट में क्या बना आपने, पेट में अम्ल है और ये कैसा है, ये क्षार है। जब ये क्षार हम लेंगे, हमारी पेट की जो अम्लता है वो उसको कम कर देगा, उदासीन कर देगा। उदासीन होने से हमें आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है अगला क्वेश्चन, सोडियम के दो लवणों के नाम लिखिए। देखिए हमारे लवणों के बहुत सारे उपयोग हैं, 6 प्रकार के लवण अपने इस पाठ के अंदर, हम यहाँ इस किताब में लवणों के उपयोग में हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर केवल सोडियम के लवण पूछ रहा है जिसके साथ में सोडियम हो, ठीक है, NaCl, जैसे NaCl है, ठीक है, NaHCO3 है, ठीक है, Na2CO3 है, ये अपने सोडियम के लवण हैं। तो ये सोडियम के जो लवण हैं उनके अपन को नाम भी लिखने हैं, ठीक है, उनके सूत्र भी लिखने हैं। तो देखते हैं, चलते हैं अपन यहाँ पर कहाँ मिलेगा अपन को, जो ये रहे लवणों में दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। सोडियम क्लोराइड लवण है, ये लिख सकते हैं अपन, सोडियम ही रहा, सोडियम का लवण है NaCl, नमक जिसे अपन नमक कहते हैं। फिर हम दूसरा ले सकते हैं, ये NaOH, ये लवण नहीं है, ये तो क्या एक क्षार है, ठीक है, अपन को ये नहीं लिखना। फिर अपन दूसरा ले सकते हैं सोडियम के लिए, ये रहा NaCO3, ठीक है, ये लवण है, इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमें तीसरा लिख सकते हैं Na2CO3, धावन सोडा, इसके साथ में 10H2O, जल के 10 अणु जो क्रिस्टलीय जल होते हैं वो पाए जाते हैं, ये भी हमें लिखना है, ठीक है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और कपड़े धोने का सोडा भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इनमें से 3 पूछे गए हैं, एग्जाम के अंदर 2 भी आ सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें इनका आंसर इस प्रकार से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। देखिए
अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था ये प्रोटॉन वाला ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर लुईस के अनुसार। तो इस पाठ के शुरुआत में पहले पेज पर हमें तीन जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग, उनके अनुसार अम्ल क्षार की जो परिभाषा दी गई है वो तीनों ही हमें याद रखनी पड़ेंगी। बोर्ड परीक्षा में तीनों में से कोई भी एक हमसे पूछी जा सकती है। तो पहले पाठ पर ही देखिए, यहाँ पर लिखा परिभाषाएं, ये तो है ऑरेनियस के अनुसार, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी परिभाषा ये यहाँ पर जो लिखी हुई है ये आपको याद करनी है। दूसरा हमने थोड़ी देर पहले ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार पढ़ा था, और अब ये जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है लुईस के अनुसार। तो ये रहा लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़ा, एक तो अकेला इलेक्ट्रॉन और एक दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। जो यौगिक जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करेंगे लेंगे वो अम्ल कहलाएंगे, और इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं या किसी दूसरे को दे देते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये परिभाषा भी लिखनी है पूरी इस प्रकार से, और हमें यहाँ पर ये इसका एक उदाहरण जो है अभिक्रिया या समीकरण ये भी लिखना है कि ये BF3 है, अम्ल है, NH3 क्षार है, इसके पास ये दो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। देखिए ये रहा यहाँ पर निशान, तीर का निशान, यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और यहाँ इसके पास आ गए। तो हमें इस प्रकार से इस समीकरण से इसको समझाना है, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन आना है, एक नंबर का हमें परिभाषा का मिलेगा और एक नंबर का हमें इसके समीकरण का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, साबुनीकरण किसे कहते हैं? देखिए साबुनीकरण यानी कि साबुन बनाने की जो प्रोसेस है, विधि है, उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण, साबुन बनती कैसे है वो हमें लिखना है, यानी कि हमें यह नहीं लिखना कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुनीकरण वाला। तो यहाँ इस पाठ में हमने जो लास्ट टॉपिक था साबुन और अपमार्जक, वहां इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलो देख लेते हैं दोबारा साबुनीकरण क्या है। ये रहा साबुन एवं अपमार्जक, पहले साबुन की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए साबुनीकरण में हमें यहाँ से लिखना है, वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाता है। यानी कि जो वसा अम्लों को अपन, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये ले लीजिए, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को, उसका जलीय विलयन पानी का घोल बनाएंगे और उसको गर्म करेंगे, उससे साबुन बनेगी। तो यह प्रक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। ये तो इसकी परिभाषा हुई, और इसके लिए हमें इस प्रकार से यहाँ पर ये वसा अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का विलयन किया और इसको अपन ने गर्म किया, यहाँ पर साबुन बना। साथ में सह उत्पाद या उप उत्पाद ग्लिसरॉल बनता है। इसको मैंने याद करने का तरीका भी एक वीडियो में बताया था कि आपको ये जो 3NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम यहां से अलग कर लें। कहां से? ये भाग, इतना भाग। तो ये जो COOR है ये तो रहा COOR, और इसका ये Na, ये अपन ने एक साथ लिख दिया इतना, ठीक है। COOR 3 बार है और 3Na है, ये यहां आ गया 3RCONA, ये तो बन गया साबुन। अब क्या बचा? बाहर ये बचा इधर CH2 ये CH, और ये OH बच गया 3 बार, तो ये OH तो ये रहा, ठीक है, तो 3 बार आ गया, और ये CH2 CH और COH आ गया। तो हमें इसके टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी जो NaOH है इसके 2 टुकड़े करने हैं। इन अंदर वालों को तो एक साथ लिख दो, और जो बच गए बाहर वाले ये और ये, इनको एक साथ लिख दो यहाँ पर लास्ट में, ठीक है ना। ग्लिसरॉल बन जाएगा, दोनों अंदर वाले जो हैं इनसे साबुन बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बार बार आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अभिक्रिया याद हो जाएगी, ये समीकरण याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, अपमार्जक की क्या विशेषताएं हैं? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, जिसको अपन सरफ भी कहते हैं। मार्केट में जो कपड़े धोने का पाउडर आता है उसे अपन अपमार्जक कहते हैं। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर इसका बुक के अंदर आंसर अपन को कहाँ मिलेगा। साबुन के जस्ट नीचे ही ये रहा अपमार्जक। तो अपमार्जक की विशेषता या गुण पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर इसमें जो पॉइंट है 2 पॉइंट बना करके लिखेंगे कि अपमार्जक साबुन जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर और मृदु दोनों जल में काम करते हैं।
देखिए साबुन तो केवल मृदु जल में ही काम करते हैं, यानी कि कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो जल है वो कठोर जल कहलाता है, उसमें तो साबुन काम नहीं करेंगे। काम करने का मतलब है कपड़े साफ नहीं करेंगे। लेकिन अपमार्जक जो है ये कठोर जल और मृदु जल दोनों ही प्रकार के जल में काम करते हैं। दूसरा, साबुन और अपमार्जक का अंतर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वहां पर भी अपन लिख सकते हैं कि साबुन जो है वो केवल मृदु जल में काम करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं या मैल हटाते हैं, जबकि अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में ही कपड़ों को साफ करते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी खास बात यह है। दूसरा, इसकी प्रोसेस है किस प्रकार से मैल को हटाता है, यानी कि कठोर जल के अंदर, वो हमें यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। एक चीज और इसमें जो इसकी विशेषताओं में आजकल इसमें एक खास चीज है कि जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है, तो इसको जीवाणु से नष्ट करने के लिए हम अपमार्जक में यहां से अपन लिखेंगे दूसरा पॉइंट बना करके, लंबी व कम साकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट यौगिक का सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए या अपघटन के लिए, निम्नीकरण को आसानी से करने के लिए इसके साथ में अपन बेंजीन सल्फोनेट मिलाते हैं। ठीक है, और साथ में लिख सकते हैं कि इसकी क्षमता को या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट या सोडियम प्रोक्सी बोरेट आदि इसमें भी मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपमार्जक की जो विशेषता है या गुण है उनको यहाँ इस पॉइंट में समझा। चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का प्रश्न, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए हमने यौगिकों के महत्व में एक यौगिक पढ़ा था सबसे लास्ट में, साबुन अपमार्जक से जस्ट पहले, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका प्रयोग किया जाता है जब कभी अपने हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं, वो एक सफेद रंग का पाउडर पट्टी के साथ में बांध करके हमें हाथ या पैर पे चिपका देता है और कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर बांध देता है कुछ दिनों के लिए। तो वो प्लास्टर क्या है? एक प्रकार का पाउडर है, चूर्ण है। तो यहाँ पर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका पूरा नाम है CaSO4 1/2 H2O। 1/2 का मतलब आधा, जल का अणु कितना है? आधा है, क्रिस्टलीय जल है ये। तो यहाँ पर इसको बनाने की प्रक्रिया का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो हमें यह अभिक्रिया लिखनी है। यह जिप्सम होता है जिसमें जल के अणु 2 होते हैं। इसको 393 केल्विन पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर इसके जल के अणु बाकी तो भाप बन के उड़ जाएंगे और जल का आधा अणु रह जाएगा इसके पास। ठीक है, और इसका देखिएगा जो महत्व या उपयोग है उसमें पहला ही पॉइंट लिखा है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। तो हमें इसका फार्मूला लिखना है CaSO4 ½ H2O, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए फिर इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि एक प्रकार का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। ये लीटर -1 का मतलब क्या है? प्रति लीटर, यानी कि इसको ओब्लिक लगा दिया मैंने। विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, इसका पीएच निकालना है। बताइए कि यह अम्ल क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, इसके बारे में हमें बताना है। जब पीएच ज्ञात हो जाएगी तो हम बता देंगे कि अम्लीय या क्षारीय है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच 0 से लेकर के और 7 से कम, ठीक है, 0 से 7 से कम के बीच तो होती है अम्लीय, 7 पे उदासीन, और 7 से अधिक और 14 तक होती है क्षारीय। 7 से लेकर के 7 से अधिक यानी कि 7.1 है, 7.2 या 8 जो भी है, 14 तक क्षारीय होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक जो सोरेनसन के अनुसार जो परिभाषा थी उसको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए बोर्ड परीक्षा में आपके ये संख्या कोई भी चेंज हो सकती है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको उसी मेथड से लिखना है। यहाँ पर इस संख्या में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आंकिक प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, उनमें इसमें बदलाव होता है। तो सबसे पहले हमें तो लिखना क्या, इसका आंसर लिखने का तरीका यह है कि हम इसका आंसर लिखेंगे कि पीएच बराबर क्या होता है? -log
यहाँ नीचे छोटा सा लिखना है 10 10 जो कि इसका फार्मूला है, और ब्रैकेट में लिखना है हमें H प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक ही पीएच कहलाता है। फिर इसके आगे अपन लिखेंगे पीएच बराबर, यानी कि ये जो मान है माइनस log 10 यहां लिख देंगे, और यहां जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में हम यहां पर ये जो संख्या दी गई है ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब जब अपन ने इसको यहां पर लिख दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहां लिख दिया, यह संख्या कुछ भी हो सकती है, यहां एग्जाम के अंदर आपको इसमें बदल करके दे दिया जाएगा, -4 -5 जो भी होगा। अब आगे अपन अगली स्टेप क्या लिखेंगे, अगले चरण में पीएच बराबर, देखिएगा ये जो 4 है यहां -4, इसको सबसे पहले यहां लिख देंगे अपन, इधर आ जाएगा ये, तो ये माइनस का 4 है और ये माइनस log है, तो माइनस और माइनस जब इधर आएगा ये तो इसको प्लस में लिखेंगे अपन, ये 4 लिख दिया, और बाकी यहां पर क्या है log 10, ये log 10 अपन ने यहां ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पीएच बराबर, ये जो log 10 है इसका मान जो है एक प्रकार से अपन 1 मानते हैं, तो यहां पर कितना बचा, केवल 4 बचा, तो पीएच कितनी है 4, ये तो इसकी पीएच अपन ने निकाल ली, पीएच का मान हो गया 4, और हम जानते हैं कि जब 7 से कम पीएच होती है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं अम्लीय, कैसा पदार्थ होगा ये, अम्लीय पदार्थ होगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसे जो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है उसी को इसी फार्मूले से हल करेंगे और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के जो अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जहां से 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना बनती है उनको समझा। धन्यवाद।